सो चलिए दोस्तों, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द टू वे स्लैब। मुझे बताइए वन वे और टू वे में क्या डिफरेंस था दोस्तों। मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी, तो उस हिसाब से आपको क्या और कितना याद आ रहा है बता पाएंगे? आप में से कोई बता पाएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू वे एंड वन वे स्लैब? Can any one of you tell me the difference between two way and one way slab, guys? Two way and one way slab. कोई बात करने वाला? नाही सर, माहिती नाही. Am I audible to you guys? Yes, sir. हाँ, so बेटा Yes, sir. वन वे और टू वे स्लैब में क्या क्या डिफरेंस होता है बेसिक? आप में से कोई बता Slab पाएगा? size, sir. हाँ बताइए बेटा। तो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों द बेंडिंग एक्शन। ओके, कि वन वे में और टू वे में जो बेंडिंग एक्शन का प्रीडोमिनेंस होता है वो ध्यान से सुनो। ओके, सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ स्लैब, सो इन विच वी हैव कंप्लीटेड वन वे स्लैब डिजाइन। बराबर है दोस्तों? वन वे स्लैब का हमने पूरा का पूरा डिजाइन कंप्लीट कर लिया है, यस और नो? बताइए। यस। हाँ, so now we have to discuss and we are interested in two way slab. So two way slab मतलब क्या? टू वे स्लैब। तो बेटा ऐसा स्लैब पैनल अगर आप उसको ज्योमेट्रिकली देखोगे, तो ज्योमेट्रिकली यू कैन क्लासिफाई दिस एज व्हेन Ly by Lx is less than 2, okay, then you can call that shape of slab as a two way slab. And if you see the technical aspects of that slab, okay, the bending, the flexure criteria, the important criteria for the design, so that when slab gets deformed or slab get deflected into both of its side, means बेटा देखिए ध्यान से, ये अगर आपके पास स्लैब पैनल है, ओके, दिस इज द Lx एंड दिस इज द Ly, देन अगर इस पे आपने लोड रखा बेटा, इस पे आपने अगर लोड रखा, ओके, सो इस पर अगर आपने लोड रखा, तो अगर ये आपको ये कॉर्नर्स इस तरीके से उठा के इस तरीके का डिफॉर्मेशन जब देगा बेटा, ये समझ में आ रहा है क्या सभी को? ये देखो, समझ में आ रहा है बेटा सभी को ये चीज? इधर भी आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा और Ly में भी आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो सीधा सीधा इसको कैसे बताया जाता है? एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? Yes, sir. आवाज क्लियर है ना दोस्तों? बताते रहिए बीच बीच में। तो अगर आप इसको बताना चाहेंगे दोस्तों, तो आप सिंपली इसे कह सकते हो कि बेंडिंग इज प्रीडोमिनेंट इन बोथ द साइड्स। ओके, कि इसका जो बेटा बेंडिंग है वो दोनों भी साइड में आपको प्रीडोमिनेंट है, इसीलिए आप इसको इस तरीके के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हो। बराबर बात है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? Yes, sir. और सिंस
LX में भी आपका बेंडिंग हो रहा है और LY में भी आपका बेंडिंग हो रहा है बेटा. सो मेन रेनफोर्समेंट विल बी प्लेस्ड ऑन बोथ दी साइड्स. ये समझ में आया सबको? सो दोनों भी जो रेनफोर्समेंट होंगी बेटा आपकी, वो दोनों की दोनों क्या होगी इस केस में? मेन reinforcement. There will not be any kind of distribution steel in the case of two-way slab. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Along both side we have to provide main steel guys. main steel. Okay, main steel होगा. लेकिन उसमें भी याद रखना the steel along, okay, steel along shorter span, बराबर है. मतलब जो LX होगा उसको पैरेलल जो स्टील होगा बेटा will be placed first. मतलब वो कहाँ होगा, नीचे या ऊपर? नीचे सर. नीचे होगा बेटा. मतलब कवर छोड़ के, स्लैब का कवर छोड़ के सबसे पहले LX वाली स्टील डाली जाएगी, फिर उसके अलोंग LY वाली स्टील उस पे बांध दी जाएगी. सो स्टील अलोंग LY will then be connected, or what we can say placed, बोल दो, over these bars. दोनों भी मेन है, लेकिन उसमें भी बेटा सबसे पहले कौन रखा जाएगा? LX वाला स्टील रखा जाएगा. ये बेसिक चीज आपको क्लियर हो रही है क्या? प्लीज बताइए. Yes, sir. ये चीज क्लियर हो रही है बेटा सभी को? प्लीज बताइए तो. Yes, sir. यस, दैट्स ग्रेट. चले आगे बढ़े फिर. तो देखो दोस्तों, दिस इज द डिफॉर्मेशन ऑफ टू वे स्लैब. ये समझ में आया आपको? ये देखो जरा, बाउल लाइक स्ट्रक्चर की तरह आपका स्लैब बेटा ऊपर उठने की कोशिश करेगा. टू वे स्लैब में ये पॉइंट हर जगह पे देखने को मिल सकता है आपको. ओके. हाँ. तो इस प्रकार के स्लैब को बोला जाता है बेटा टू वे अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब. अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब. और जो स्लैब की कॉर्नर्स बेटा उठने की कोशिश नहीं करेगी, तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा? उसे बोला जाएगा, दूसरा वाला जो स्लैब होगा उसे बोला जाएगा टू वे रिस्ट्रेन्ड स्लैब. टू वे रिस्ट्रेन्ड स्लैब. ये समझ में आ रहा है क्या सबको, रिस्ट्रेन और अनरिस्ट्रेन्ड का डिफरेंस? Yes, sir. ओके. हाँ, तो बेटा इस केस में क्या होगा आपका, देखो इस केस में क्या होगा. तो ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहेगा जैसे आपको बताया गया है इस डायग्राम में, बाजू वाले डायग्राम में. उसी हिसाब से आपका सपोर्ट बना रहेगा और उसके ऊपर आपका स्लैब है ना बेटा इंटीग्रली कास्ट होगा. इंटीग्रली कास्ट होगा. तो ये आ गया आपकी स्लैब पैनल. ये ऊपर नहीं उठेगी दोस्तों. इट विल जस्ट बेंड इन दिस डायरेक्शन ओनली. ओके, ऐसे ऊपर नहीं उठेगा ये कॉर्नर. जस्ट बेंडिंग विल बी देयर. क्योंकि क्या होता है मैं बताता हूँ आपको. रिस्ट्रेंट और अनरिस्ट्रेंट स्लैब के 2 पॉइंट्स लिख लो. सो जो रिस्ट्रेंट स्लैब जो होगा बेटा, टू वे रिस्ट्रेंट स्लैब, इट इज द स्लैब which is casted integrally. It is casted integrally with support. मतलब सपोर्ट का स्टील या फिर स्लैब का जो स्टील है दोस्तों, यहाँ से जो स्टील आएगा ये ऐसे इस बीम में LD के लेंथ पे डाल दिया जाएगा. मतलब कनेक्टिविटी बनी कि नहीं इन दोनों के बीच में, बताइए. कनेक्टिविटी इन दोनों के बीच में बना कि नहीं? इंटीग्रली, कास्टेड इंटीग्रली with support, and hence are not free to lift up at the corner. ये समझ में आ रहा है सभी को ये चीज? रिस्ट्रेंट में, रिस्ट्रेंट वाली बात क्लियर हो गई दोस्तों? ओके. तो अब ये जो अनरिस्ट्रेंट स्लैब है उसमें क्या होगा बेटा? अनरिस्ट्रेंट स्लैब में क्या हो सकता है? Corners will be lifted.
यस, इट इन दिस केस मतलब मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं ना कि ये मेरा सिंपली सपोर्टेड स्लैब होगा। देखो ये जो पैनल है बेटा ये सिर्फ इस पर रख दिया गया था पहले, बात सही है कि नहीं? आप देखो ये आप घर पे कर सकते हो, आपके दोनों हाथ के बीच में कोई भी कागज लो और उस कागज के सेंटर में लोड डाल के देखो बेटा, ऐसे उंगली से दबा के देखो तो वो कागज आपके हाथ से ऐसे उठ जाएगा। उठ जाएगा कि नहीं प्लीज बताइए। हाँ, और वही जगह पे आप क्या करो, वही कागज को अभी ऐसे अपने हाथों से पकड़ के रखो चारों साइड से और यहाँ पे देन अप्लाई करो। तो आपको सिर्फ कागज की बाजुएं बेटा बेंड हुई हुई दिखेंगी लेकिन कॉर्नर अपलिफ्ट नहीं होंगे। ये चीज समझ में आया है सबको? यस सर। ये डिफरेंस सबको क्लियर हो रहा है रिस्ट्रेंट स्लैब एंड अनरिस्ट्रेंट स्लैब में? तो आप रिस्ट्रेंट स्लैब को या अनरिस्ट्रेंट स्लैब को बेटा सिंपली सपोर्टेड स्लैब भी बोल सकते हो। ओके, तो अनरिस्ट्रेंट वाली केस कौन सी होगी? इट इज अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब आफ्टर लोडिंग which will be free to uplift at corners। तो बेटा जब भी ये चीज, अभी देखो ये ऐसे उठ रहा है मतलब इतने पार्ट पे ट्विस्टिंग होगा कि नहीं? ये ऐठ रहा है ना, ये ऊपर उठ रहा है मतलब यहाँ पे समवॉट लाइक इस पर्टिकुलर पैनल का। समझ में आया सबको ये चीज? सो बेटा इस ट्विस्टिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। बराबर है, टॉर्शन रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड क्यों? टू रेजिस्ट दिस वर्क। एंड यहाँ पे जरूरत है क्या टॉर्शन की? नो टॉर्शन रेनफोर्समेंट विल बी रिक्वायर्ड हियर। यह समझ में आ रहा है आपको? टू वे स्लैब में आपको यही दो चीजें ध्यान से देखनी है दोस्तों कि विच स्लैब विल हैव टेंडेंसी टू अपलिफ्ट एट कॉर्नर एंड विच विल नॉट। ये सारी चीजें क्लियर हो रही है सभी को? बताते चलो। Yes, sir. ओके, तो बेटा आपको इस टू वे स्लैब में है जो मेन चीजें हैं वो आपको जो याद रखनी है, दैट इज द, बाकी पूरा का पूरा प्रोसीजर बेटा वन वे स्लैब की तरह होगा। ये मैंने आपको बताया था सॉलिड स्लैब के दो टाइप्स के। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड स्लैब इस तरीके से रहा या फिर कोई भी स्लैब रहा जो थोड़ा आपको रेक्टेंगुलर वे में दिखे तो उसे हम लोग वन वे स्लैब बोलेंगे, उसको इस तरीके से दिखाएंगे। और जब आपका बेटा टू वे स्लैब होगा तो टू वे स्लैब, ये देखो यहाँ पे सभी को दिख रहा है क्या? ये छोटा स्क्वायर पैनल दिख रहा है सभी को ये चीज? तो दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि आपको LX में भी डिफ्लेक्शन मिलेगा, LY में भी डिफ्लेक्शन मिल जाएगा इस केस में, सो दोनों जगह पे आपको मेन स्टील का प्रोविजन करना जरूरी हो जाता है। तो उस केस में आपको जो मिलता है बेटा दैट इज योर टू वे स्लैब। तो आपको इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट वाली स्टेप है बेटा बस वही अलग होगी, देयर इज नथिंग लाइक चेंज इन द प्रोसीजर ऑफ द स्लैब डिजाइन। तो इसका बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए आपके पास कौन सा क्लॉज है? तो यहाँ ध्यान से देखो, सब लोगों के पास अगर होगा तो खोल लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे भी आपने अगर देखा तो चलेगा। स्क्रीन पे सबको IS कोड दिख रही है ना? Yes, sir. यस, हाँ। सो बेटा आपको टू वे स्लैब का जब बेंडिंग मोमेंट देखना है, देखो स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन, ये दिख रहा है क्या सभी को? एनेक्सर डी, इट इज फॉर टू वे स्लैब। तो आप एक काम करो, आपके पास अगर हार्ड कॉपी में होगा IS कोड तो आप वहां पे पेंसिल से लिख दो कि ये है बेटा आपका टू वे स्लैब का क्लॉज। ओके, टू वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का क्लॉज ये है। तो आपको क्लॉज में बेटा MY एंड MX कैसे मिलेंगे वो ध्यान से देखो जरा चीजें। ओके, तो देखो बेटा रिस्ट्रेंट स्लैब एंड अनरिस्ट्रेंट स्लैब अभी बताया ना मैंने आपको, बराबर बात है? ओके, सो देखो रिस्ट्रेंट स्लैब्स में क्या है, व्हेन द कॉर्नर्स ऑफ स्लैब आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग। प्रिवेंटेड है कि नहीं रिस्ट्रेंट में? ये देखो अपना इधर देखो PPT में, यस
रिस्ट्रेंट स्लैब देखो बेटा, कॉर्नर उठ रहे हैं क्या जगह से? यस और नो? नो, मतलब ये रिस्ट्रेंट हो गए। तो ऐसे स्लैब्स के लिए, क्या है बेटा, व्हेन द कॉर्नर्स ऑफ द स्लैब्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अपलिफ्टिंग, मतलब ये हो गया आपका रिस्ट्रेंट स्लैब। ओके, इसका मतलब वही होता है, प्रिवेंशन मतलब रिस्ट्रेंट, एज स्पेसिफाइड इन D1.1, एज स्पेसिफाइड इन D1.1 टू D1.11। तो 1.1 से लेके 1.11 तक आपको रेफर करना है ऐसे स्लैब्स में। तो 1.1 क्या कहता है? द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट विड्थ मतलब क्या दोस्तों, कितना लेते हैं हम भी, वैसे भी 1 मीटर ही लेते हैं, यस और नो? तो दैट इज नोन एज अ यूनिट विड्थ इन अ स्लैब आर गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। आपको बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है दोस्तों? इस फॉर्मूला का यूज करके निकालना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे LY से मल्टीप्लाई कर दो कि ये कुछ गलती है। बेटा यहाँ पे अगर टू वे स्लैब भी है, फिर भी शॉर्टर स्पैन को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो कम लेंथ वाला जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा उसी को प्रीडोमिनेंट माना जाएगा, इसलिए दोनों जगह पे LX रखा गया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ पे LY मत कर देना कि अरे ये तो गलत लग रहा है, कुछ सब YY है और ये LX क्यों है। तो बेटा LX का स्क्वायर ही मल्टीप्लाइड रहेगा, जस्ट बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट का कोएफिशिएंट आपका यहाँ पे बदल जाएगा। ये चीज क्लियर हुई सबको? पहले बता दो। तो जैसे अभी आपने टेबल नंबर 12 से बेंडिंग मोमेंट के कोएफिशिएंट लिए थे बेटा कंटिन्यूअस स्लैब में, वैसे ही आपको टू वे स्लैब में अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई की जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा एक्स अल्फा वाई क्या है और कहाँ से लेने हैं वो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई आर द कोएफिशिएंट गिवन इन टेबल नंबर 26। तो टेबल 26 कहाँ पे है? यहीं पे है, टेबल 26 पेज नंबर 91 पे। ये समझ में आ रहा है क्या सभी को? ये देखो क्लॉजेस D11 एंड 2441, ये चीज क्लियर है सभी को? यस। हाँ, तो अभी ये बेटा यहाँ पे जो चीजें दी गई है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैनल एंड मोमेंट्स कंसिडर्ड। तो ये सारी चीजें सर आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी एक्सप्लेन करेंगे कि 8-9 केसेस कैसे होती है, आपका स्लैब किस हिसाब से होता है, बराबर है, तो आपको बताया जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई। फिर LX LY क्या है, शॉर्टर लॉन्गर स्पैन रिस्पेक्टिवली, ये चीज क्लियर है, बराबर। Now slabs are considered as divided in each direction into middle strips and edge strips। तो देखो बेटा ये फिगर देखो यहाँ पे, आपको मतलब टेक्निकल कंसिडरेशन कैसा करना पड़ता है। अगर आपने LY वाला देखा, अगर आपने LY वाला स्ट्रिप देखा, तो ये यहाँ पे देखो, तो LY के अलोंग आपके 3 स्ट्रिप में बेटा कंसिडरेशन किया जाएगा कि आपके पूरे स्लैब को 3 स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे LY को पैरेलल। और अगर LX में आपकी कंसिडरेशन रही तो LX में 3 स्ट्रिप में, मिडल स्ट्रिप एंड एंड स्ट्रिप्स या फिर एज स्ट्रिप्स बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then the maximum moments calculated as in D11 apply only to the middle strips and no redistribution shall be made। redistribution ये चीज अभी आपको आपने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बेटा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपने पढ़ा है क्या? तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक आपको बता देता हूं कि क्या किया जाता है जनरली, कि जितना यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा या फिर जितना भी चेंज इन बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे होगा, तो उसका इफेक्ट बेटा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाजू वाले सपोर्ट पे। तो ये चीज हम कर रहे हैं क्या पहले से? नहीं कर रहे, इसलिए ये चीज अभी आप सीधा दिमाग में ज्यादा डालने की कोशिश भी मत करिए। ओके, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला सेपरेट क्लॉज होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सारा उसमें दिया गया है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट राइट नाउ। चर्चा चाहिए तो बाद में कभी कर लेंगे। ओके, देन टेंशन रेनफोर्समेंट। अभी देखो बेटा यहाँ से टू वे स्लैब में आपको डिटेलिंग कैसे करनी है, उसकी चीजें सारी प्रोवाइड की गई है यहाँ से। तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग D1.4 से चालू है। तो टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन in the middle strip shall extend in the lower part of the slab to within 0.25 L for a continuous edge and 0.15 L for a discontinuous edge। ये आपको रिलेट हो रहा है क्या? अभी जो मैंने आपको चीजें बताई थी वन वे में सिमिलर है बेटा दोनों चीजें? ये किया है ना हमने अभी डिटेलिंग में वन वे के, याद आ रहा है क्या?
Yes, sir. यस। Yes, sir. और देखो बेटा, ओवर द कंटिन्यूअस एज, अभी समझो कोई स्लैब आपका अगर कंटिन्यूअस होगा ऑफ अ मिडल स्ट्रिप, द टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन मतलब आवाज अड़क रहा है, अभी भी क्लियर नहीं है? अभी क्लियर है बेटा? Clear है। तो आपको जब भी मिडल स्ट्रिप की जो ये रहेगी बेटा, ये स्ट्रिप्स आपको समझ गए ना, स्लैब्स को देखो ऐसे इस तरीके से स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनकी लेंथ देखो यहाँ पे ly/6, ly/8, ly/8 एंड 3/4 ऑफ ly। सिमिलरली यहाँ पे 3/4 ऑफ lx, lx/8, lx/8। तो ये हम डिटेलिंग करते वक्त आपको बताएंगे कि कौन सी स्ट्रिप्स होती है। सो ये जो एक्सटेंड इन अपर पार्ट है, मतलब ऐसे, ये अपर पार्ट वाली स्टील हो गई, ये लोअर पार्ट वाली स्टील हो गई बेटा। तो स्लैब एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 L फ्रॉम द सपोर्ट, ओके, सपोर्ट से कितना होना चाहिए? 0.15 L, एटलीस्ट 50% शैल एक्सटेंड अप टू 0.3 L। तो इसका जो 50% है, मतलब ये अल्टरनेट होते हैं ना अपने बार्स, एक स्ट्रेट एक ऊपर, तो ये जो होता है बेटा, ये 0.3 L तक आपने आगे लेके जाना चाहिए, ये उनका कहना है। ये हम डिटेलिंग में बताएंगे क्या है। एट डिसकंटिन्यूअस एज निगेटिव मोमेंट्स में अराइज, ओके, डिसकंटिन्यूअस एज पे क्या हो सकता है बेटा? पार्शियल फिक्सिटी के कारण निगेटिव मोमेंट्स हो सकते हैं, एंड दे डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ फिक्सिटी। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फिक्सिटी पे वो सारा चीज खेल ये रहेगा, लेकिन इन जनरल टेंशन रेनफोर्समेंट इक्वल टू 50% ऑफ दैट प्रोवाइडेड इन मिड स्पैन एक्सटेंडिंग 0.1 L इनटू द स्पैन विल बी द सफिशिएंट। मतलब जो आपका डिसकंटिन्यूअस एज होगा ना बेटा, ये फाइनल जो आपका एंड सपोर्ट होगा, तो उसमें आप जो ये चीज प्रोवाइड करोगे नीचे से ऊपर लेके जाने वाली, तो ये यहाँ से कितनी होनी चाहिए? 0.1 L तक आपका एक्सटेंडेड होना चाहिए, और ये पूरा स्टील मिला के आपका 50% टोटल एरिया होना चाहिए, बराबर ना। अभी बात करते हैं मिडल स्ट्रिप की, हो गई अभी एज स्ट्रिप में। तो एज स्ट्रिप में पैरेलल टू दैट एज शैल कंप्लाई विद द मिनिमम गिवन इन सेक्शन 3, ओके, ये देखते हैं क्या है। तो एंड द रिक्वायरमेंट फॉर टॉर्शन इन D1.8, तो टॉर्शन का क्या है देखो दोस्तों। सो टॉर्शन रेनफोर्समेंट आपको जिधर भी लगेगी कैसे प्रोवाइड करनी, देखो एट एनी कॉर्नर, वो देखना पड़ेगा हमें किस कॉर्नर पे रिक्वायर है, वेयर द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब अनरिस्ट्रेंड, इसका ही मतलब क्या होता है? अनरिस्ट्रेंड, जो फिक्स नहीं है सपोर्ट के साथ, जस्ट सिंपली सपोर्टेड उस पर रख दिया गया है, ऐसे कॉर्नर पे आपको प्रोवाइड करनी है ऑन बोथ एजेस मीटिंग एट दैट कॉर्नर, बराबर। इट शैल कंसिस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट। तो आपको बेटा क्या करना होता है, अगर ये समझो आपका, मैं बताता हूँ आपको, चले जाने दो, उधर बताते हैं। तो ये टॉप और बॉटम में आपको 2 जालियां एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उसका देखो बेटा उसका थिकनेस कितना होगा? फ्रॉम द एजेस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन। मतलब क्या? Lx/5 बोल सकता हूँ, 1/5 ऑफ शॉर्टर स्पैन, मतलब यस और नो? तो Lx/5 का आपको स्क्वायर जाली बनाना पड़ेगा बेटा बार्स का, एंड वो आपको टॉप एंड बॉटम में दोनों जगह पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन ईच ऑफ द 4 लेयर्स शैल बी 3/4 ऑफ द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एट मैक्सिमम। मतलब अगर आपको मिड स्पैन में AST लगा, तो ये टॉर्शन स्टील कितना होना चाहिए बेटा? 3/4, मतलब 3/4 ऑफ AST होना चाहिए। ये समझ में आया क्या सबको? टॉर्शन रेनफोर्स, अगर मेन रेनफोर्समेंट आपकी AST है, तो टॉर्शन रेनफोर्समेंट आप कितना प्रोवाइड करने वाले दोस्तों? 3/4 ऑफ AST। ये चीज क्लियर है? ओके। और जब आपका कोई स्लैब एक एज पे कंटिन्यूअस और एक एज पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उस केस में आपको कितना प्रोवाइड करना है? ये चीज ओनली हाफ ऑफ दैट डिस्क्राइब इन 1.8। तो इसमें हाफ मतलब क्या बेटा? इधर 3/8 प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? आपको मैं सब बताऊंगा किस जगह पे 3/8, किस जगह पे 3/4, लेकिन क्लॉज आपको अंडरस्टैंड हो रहे हैं क्या? पढ़ के देखिए। क्लॉज आपको पढ़ के क्लियर हो रहा है बेटा? बताइए तो। ओके, चलिए। So torsion reinforcement need not be provided at any corner contained by edges over the both which the slab is continuous। मतलब क्या? जब आपके स्लैब के एज बेटा, ये वाला जो एज होगा ना,
ये वाला जो एज होगा, जिधर चारों साइड कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे 0% टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना। अगर आपका टी वाला पार्ट है तो वहां पे 3/8 प्रोवाइड करना, और आपका जब एल वाला कॉर्नर है वहां पे पूरा एएसटी प्रोवाइड करना। दिस इज द सिंपल थिंग इन दिस। ये क्लियर हो रही है सभी को? यस और नो बात करते रहिए मेरे से। यस। तो ये हो गया बेटा आपका रिस्ट्रेंट स्लैब के बारे में। अभी आते हैं सिंपली सपोर्टेड में। तो सिंपली सपोर्टेड में आपको क्या करना है, व्हेन द सिंपली सपोर्टेड स्लैब डू नॉट हैव एडिक्वेट प्रोविजन टू रेजिस्ट द टॉर्शन एट कॉर्नर्स एंड टू प्रिवेंट द कॉर्नर्स फ्रॉम लिफ्टिंग, बराबर। सो मैक्सिमम, ये देखो यहाँ पे द मैक्सिमम मोमेंट पर यूनिट विड्थ। तो सिंपली सपोर्टेड में आपको सेम फॉर्मूला है दोस्तों, लेकिन आपको क्या यूज करना है, टेबल नंबर 17 फॉर अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई। ये क्लियर हो रही है क्या बातें, प्लीज बता दो। ये बातें सबको क्लियर हो रही है? ओके बेटा, ये बात सबको क्लियर हुई क्या, बता दो प्लीज। यस और नो? यस और नो गाइस? यस सर। यस। तो चलिए बेटा यहाँ से अभी आपको समझाते हैं कि क्या क्या किया जाना चाहिए। तो ये होगा उसके बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो अभी आपको चेंजेस जो करने हैं दोस्तों, तो वो करने हैं आपको। सबसे पहला क्लॉज क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला क्लॉज स्टेप 1 क्या होती है, स्टेप 1 स्लैब डिजाइन में डेप्थ अजम्पशन होता है। यस और नो? डेप्थ अजम्पशन होता है, ये सबको पता है। तो ये डेप्थ अजम्पशन आपको कहाँ से करना है, जरा ध्यान से देखो आईएस कोड में। कहाँ से करते बेटा, वन वे स्लैब में कहाँ से किया था? वन वे स्लैब में आपने डेप्थ अजम्पशन कहाँ से किया था बेटा? पेज नंबर 34। याद आ रहा है? पेज नंबर 34 है क्या बेटा? 34। 34, ओके। देख लेते 34 पे क्या दिया है हमें। सब लोग खोल के बैठ जाइए उस चीज को। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बताते हैं आपको। तो जब भी आप वन वे स्लैब का बेटा, क्या बोलते हैं, पेज नंबर यहाँ पे 36। पेज नंबर 36 बराबर है, 37 शायद। ओके, तो ये आप करते थे बेटा, यहाँ से जो आप डेप्थ अजम्पशन करते थे, तो ये आप करते थे वन वे स्लैब के लिए। लेकिन टू वे स्लैब के लिए होगा क्या, ये चीज बताइए तो। टू वे स्लैब के लिए आपको नेक्स्ट पेज पे चले जाना है बेटा। तो नेक्स्ट पेज पे मतलब कहाँ पे, देखो यहाँ पे आ जाओ और सॉलिड स्लैब्स में आ जाओ। ये चीज समझ रही है? यस तो सर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, नोट्स पढ़ो। फॉर स्लैब्स स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन, ये चीज क्लियर हुई अभी सभी को, मतलब टू वे स्लैब। बराबर है बेटा बात? ये बात बराबर है क्या, प्लीज बताइए यहाँ से। और यहाँ क्लियरली नीचे लिख भी दिया है फॉर टू वे स्लैब्स। ओके, ये चीज क्लियर हो रही है सभी को? Yes. ओके, तो बेटा ध्यान से यहाँ से पढ़ो। जो आपको अभी ये चीज करनी है, 2 सेकंड रुको, मैं आपको ये चिपका के ही देता हूँ वहां पे। 2 सेकंड रुकना। मतलब कैसा, उधर के उधर अगर हम लोग पढ़ेंगे चीजें, तो ये थोड़ा मेरे से कल रह गया था पार्ट, तो कर देते हैं आपके लिए। डोंट वरी, 2 सेकंड का ही काम है। तो ये क्लॉज आपको भी पढ़ाते हैं हम कि कैसे करना होता है, स्टेप 1। ओके,
गाइस, तो यहाँ से देखो बेटा, क्लॉज नंबर कौन सा है ये, एक बार देख लीजिए इसे, मतलब हम लोग सीधा वहां पे लिख देंगे क्लॉज नंबर 24.1। ओके, तो आपको यहाँ से देखना है, यह है आपका क्लॉज नंबर 24.1, पेज नंबर कितना है दोस्त, 39 है क्या? Yes, sir. यस। Yes. तो इसकी बेटा चेक कर लो कि ये कब तक यूज करना है आपको, कब तक और कैसे यूज करना है। सो डेप्थ अजम्पशन जो आपका स्टेप 1 होगा बेटा टू वे स्लैब के डिजाइन का, तो उसमें आपको डेप्थ अजम्पशन करना है फ्रॉम क्लॉज नंबर 24.1 पेज नंबर 39 से। लेकिन कब, तो देखो व्हेन इट इज अ टू वे स्लैब, ये एक चेंज है और बेंडिंग मोमेंट वाला एक चेंज है, बाकी एंटायर थिंग इज सेम बेटा, देयर इज नथिंग चेंज लाइक द प्रोसीजर फॉर टू वे स्लैब। तो देखो, तो जब आपका स्पैन होगा बेटा, स्लैब होगा स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन, द शॉर्टर ऑफ द टू, मतलब अगर आपके पास ये कुछ इस तरीके से स्लैब का पैनल है, दिस इज योर एल एक्स, दिस इज योर एल वाई, और अगर आपने एल वाई बाय एल एक्स कैलकुलेट किया, इट इज लेस देन 2, सो इट इज अ टू वे स्लैब। ये चीज सबको समझ में आ रही है? तो बेटा ये आपका होगा शॉर्टर स्पैन, Yes, sir. बराबर है ना, और ये आपका होगा लॉन्गर स्पैन। तो आपको ये जो क्राइटेरिया है, जो आप यहाँ पे एल बाय डी करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको शॉर्टर स्पैन ही लेना है। तो शॉर्टर ऑफ द टू स्पैन शुड बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशो। ये समझ में आ रहा है सभी को? ओके, तो देखो, और नोट 2 में क्या लिखा गया है, देखो, फॉर टू वे स्लैब्स ऑफ शॉर्टर स्पैन्स अप टू, मतलब टू वे स्लैब तो होना चाहिए, लेकिन एलेक्स कितना होना चाहिए बेटा, लेस देन और इक्वल टू 3.5 मीटर। ये समझ में आ रहा है कि सभी को? एंड विथ माइल्ड स्टील होना चाहिए, विथ माइल्ड स्टील होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप एलेक्स टू स्पैन मतलब शॉर्टर वाला, और ओवरऑल डेप्थ मतलब क्या दोस्तों, कैपिटल डी। ये समझ में आ रहा है कि सबको? Yes. हाँ, तो ये एलेक्स बाय डी आपको कैलकुलेट करना है, और अगर आपका सिंपली सपोर्टेड होगा तो आपको लेना है 35, और अगर आपका कंटिन्यूअस होगा तो आपको कितना लेना है बेटा, ये चीज 40। और ये दोनों चीजें किसके लिए है दोस्तों, माइल्ड स्टील के लिए है, माइल्ड स्टील के लिए। ओके, ये चीज इतना क्लियर हुआ कि सबको? यहां तक प्लीज बता दीजिए। अगर आपका शॉर्टर स्पैन लेस देन और इक्वल टू 3.5 मीटर है तो, और आपका जो लाइव लोड है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को, लिमिट्स फॉर लोडिंग क्लास अप टू 3 किलो न्यूटन। तो ये लोडिंग क्लास जो वर्ड है यहाँ पे लाइव लोड के लिए यूज किया गया है। अगर आप ध्यान से इसे समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये लाइव लोड का जो क्लास है ना बेटा, तो ये लाइव लोड आपका कहाँ तक होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सभी को क्लियर हो रही है क्या बातें? तो आपको ये क्लॉज कब यूज करना है, when you are going to use this clause, when your slab is two way, your Lx is less than or equal to 3.5 meter and your live load is less than or equal to 3 meter। अगर ये चीज नॉट सेटिस्फाइड हुई तो बेटा, मीन्स नॉट सेटिस्फाइड का मतलब क्या, इफ Lx is greater than 3.5 and meter and LL is greater than 3 किलो न्यूटन पर मीटर, तो जब ये क्राइटेरिया आपका आ जाएगा आपके प्रॉब्लम में, तो आप प्रीवियस वाला ही क्लॉज यूज करेंगे। वो क्लॉज कौन सा था अपना, 7, 20, 26 वाला क्लॉज नंबर 22 पॉइंट समथिंग ना बेटा, कितना था वो, देख के बताएंगे प्लीज। ये बताएंगे क्या मुझे देख के, वो पिछला वाला क्लॉज वन वे में कौन सा क्लॉज यूज करते थे हम, क्लॉज नंबर 23.2.1। 23.2.1 पेज नंबर 37, बराबर बात है? ये चीज क्लियर हुई क्या लेकिन आपको कि कब क्या यूज करना है, ये चीज आपको क्लियर हुई? अभी ये माइल्ड स्टील के लिए दिया गया है बेटा। अगर आपने यहाँ पे HYSD बार, तो जनरली हम HYSD ही यूज करते हैं, माइल्ड स्टील अभी यूज नहीं किया जाता है, कोड बहुत पुराना है, कोड में बहुत से वर्जन होने बाकी है और चल भी रहा है उस पे काम।
तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो जब आप HYSD बार यूज करोगे तो आपको क्या यूज करना है बेटा, ये 35 तो यूज करना ही है, ये 40 तो यूज करना ही है, लेकिन उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखो, बार्स ऑफ ग्रेड 415 एंड अबव, बराबर है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स 415 एंड अबव, तो अबव वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8। ये चीज क्लियर हो रही है कि सभी को बता दीजिए, इसमें K1 K2 K3 वाला मसला बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज सबको क्लियर हो रही है क्या? स्टेप 1 Yes, sir. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आप लोग क्या करते हैं स्टेप 2 में, टू वे स्लैब के डिजाइन के स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्या करते हैं बेटा स्टेप 2, इफेक्टिव स्पैन करते हैं। तो इफेक्टिव स्पैन आपका सिमिलर रहेगा बेटा जो आपने प्रीवियस केस में कैलकुलेट किया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। देन आपका हो जाएगा स्टेप 3, तो स्टेप 3 में क्या करते थे दोस्तों, लोड कैलकुलेशन करते थे, यस और नो, लाइव लोड, डेड लोड, फिनिशिंग, बराबर है, ये इसका कैलकुलेशन। फिर स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 3 में क्या करते थे बेटा, बेंडिंग मोमेंट एंड SF का कैलकुलेशन, बराबर है बात, Yes, sir. ये बात बराबर है। तो आप बेंडिंग मोमेंट के लिए कहा जाने वाले हैं दोस्तों, तो फॉर बेंडिंग मोमेंट एनेक्जर डी पेज नंबर 90 विल बी रेफर्ड। ये समझ में आ रहा है अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जस्ट लेक्चर की स्टार्ट में, ये चीज क्लियर हो रही है क्या सभी को? Yes, sir. फिर इसमें आपके दो केस आएंगे अभी, अगर आपका बेटा कंटिन्यूअस स्लैब रहा और अगर आपका सिंपली सपोर्टेड स्लैब रहा, टू वे में, हाँ, टू वे, टू वे, तो आपको क्या करना है बेटा, इस केस में आपको यूज करना है टेबल नंबर 26 फॉर बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट, जो आपके अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई थे, देखो वहां पे देखा ना आपने फॉर्मूला, तो mx का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टर स्पैन वाला बेंडिंग मोमेंट, अल्फा एक्स w इंटू एल एक्स स्क्वायर, और my का फॉर्मूला क्या है, अल्फा वाई w एल वाई का स्क्वायर। ओके, ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। हेलो हाँ बोलिए। सर, एम वाई के अंदर एल एक्स का स्क्वायर है ना? हाँ सॉरी Alex सॉरी, square देखो है। मैंने ही गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, मैंने ही गलत लिख दिया, तो वो बेटा कंफ्यूजन होता ही है हमेशा, तो आपका भी होगा, इसलिए मैंने तभी आपको बता दिया था कि वहां पे एलेक्स से आपको कंसिडर करना है। ओके, ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक? Yes, sir. कंटिन्यूअस टू वे अगर रहा, अगर कोई भी एज कंटिन्यूअस है तो वहां पे टेबल 26 यूज कर लेना है, और अगर क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला जाए कि आपको टू वे सिंपली सपोर्टेड सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, टेबल नंबर 27 पेज नंबर 91 का। ये बात क्लियर है सभी को? एक बार ध्यान से उन दोनों टेबल्स को देख लो, मैं यहाँ पे आपके लिए वो फिर से एक बार पेस्ट करके देता हूँ ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना रहे। एनेक्सर डी था ना अपना, ये आ गया यहाँ से एनेक्सर डी। ओके, ये बात क्लियर है सभी को? पहले बता दो। Yes, sir. तो ये है आपका टेबल नंबर 26। 2 सेकंड रुकना, उस पीपीटी में मैं आपको ये पेस्ट करके देता हूँ ताकि आपके पास भी डाटा बढ़िया रह जाएगा।
Am I audible to you everyone? आवाज आ रही है बेटा दोस्तों मेरी? ओके, सो जरा तो Yes. तो ये है बेटा आपका टेबल नंबर 26। तो अभी इसमें जो चीजें जो आपको पढ़नी है मैन, ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया ना? जब भी आपका देखो फॉर रेक्टेंगुलर पैनल सपोर्टेड ऑन ऑल फोर साइड्स, मतलब क्या बेटा आपका ये हो जाएगा इस केस में कि आपका स्लैब जो है वो है आपका कंटिन्यूअस, और आपको जब डिसकंटिन्यूअस स्लैब दिया जाएगा तब आपको ये वाला टेबल यूज करना है। 2 सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको कैसे एक जगह पे सारी चीजें लगा के देता हूँ, मतलब आपको बार बार यू कोड देखने की जरूरत नहीं रहेगी। टेबल 27, किसी को कुछ डाउट तो नहीं आ रहा है अभी तक? कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ रही है चीजें जो बताया जा रहा है? Sir. तो ये देखो यहाँ पे अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये जो कैटेगरीज बनाए गए हैं बेटा कंटिन्यूअस स्लैब के लिए, ये कैसे बनाए गए हैं। तो ये देखो, ये पढ़ते आ रहा है ना लेकिन सबको, या बहुत छोटा हो गया? पढ़ते आ रहा है सभी को? यस सर, समझ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा, आपके ये जो पैनल्स होते हैं ना स्लैब के, टू वे स्लैब के जो भी पैनल्स है, जो आपके थोड़ा building में, सा हाँ हेलो, क्लियर है ना चीजें? कोई डाउट है किसी को अभी भी? प्लीज बताइए। तो ये जो स्लैब्स है बेटा आपके, ये जो पैनल्स है, ये पैनल्स को देखो अभी कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो उसके लिए आप है ना एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं चीजों को। तो अगर आपके पास, समझ लो आपके पास ऐसे बिल्डिंग है दोस्तों, समझ लो आपके पास कुछ इस तरीके का पैनल है दोस्तों। ये चीज क्लियर हो रही है क्या सभी को? और ये सभी के सभी आपके टू वे स्लैब्स है। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए, मैं आपको इसकी एज कंडीशन, ये जो है ना बेटा, ये जो सारा चीजें है, दीज आर द एंड कंडीशन ऑफ स्लैब। जो आपको टेबल 26 में जो बेंडिंग मोमेंट यूज करने हैं कोएफिशिएंट, दीज आर डिपेंडेंट ऑन दिस। ओके, तो ये है आपके सारे के सारे अल्फा एक्स की वैल्यूज, और ये अल्फा वाई का एक सिंगल कॉलम है, अल्फा वाई में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो बेटा यहाँ से आपको ये चीज और समझ में आएगी कि अल्फा एक्स को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। यस और नो? ये समझ में आ रहा है आपको? लॉन्ग स्पैन कोएफिशिएंट मतलब अल्फा वाई, शॉर्ट स्पैन कोएफिशिएंट मतलब अल्फा एक्स। ध्यान से देखो, और ये जो वैल्यूज है बेटा आपकी, ये देखो ये ऊपर वाली, तो ये वैल्यूज ऑफ एल वाई बाय एल एक्स है। तो आपका जो रेशियो आएगा ना एल वाई बाय एल एक्स, ये इसकी वैल्यूज है। ये समझ में आया ना सबको? Yes. ओके, यहाँ तक कोई चीज का डाउट नहीं होना चाहिए, होगा तो प्लीज पूछ लेंगे सब लोग। ये जो होगा बेटा, डेट डिपेंड्स ऑन द एल वाई बाय एल एक्स वैल्यू। तो ये अगर आपके समझ लो सारे के सारे यहाँ पे टू वे स्लैब्स अगर है, तो इनको कैटेगराइज कैसे किया जाए बेटा? ये जो 9 कंडीशन आपको यहाँ पे दी गई है, इनमें इनको बैठाया कैसे जाए कि किस पैनल के लिए कौन सा कोएफिशिएंट हमें यूज करना है, ये भी समझना पड़ेगा ना दोस्तों। यस और नो? Sure. यस, हाँ। तो देखो बेटा, तो आप जब भी बात करेंगे, जब भी आप बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। समझ लो मैंने इस स्लैब्स को नाम दे दिया, दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, एक नहीं तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही फॉलो करते हैं, कहीं पे भी नंबर देने से अच्छा है। इसको नाम दे देते हैं दोस्तों हम लोग कुछ इस तरीके से। ये है मेरा 1 स्लैब, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। चीज क्लियर?
मैंने स्लैब को नंबरिंग भी दे दिया। अभी आप मुझे सब में से बताओ बेटा, कौन सा पैनल आपको इंटीरियर पैनल दिख रहा है? विच पैनल इज अ इंटीरियर पैनल? ये देखो केस वाइज चलते हैं दोस्तों। कौन सा आपको इंटीरियर पैनल मतलब क्या? जिसकी चारों साइड्स कंटिन्यूअस है। कौन से नंबर का स्लैब है वैसा? 4 नंबर। 4 नंबर। यस यस, तो यहां से आपको समझ में आएगा बेटा। आप देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैब नंबर एंड केस नंबर लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम टेबल 26। तो आपको किस स्लैब के लिए कौन सा केस यूज करना है वो आपको यहाँ से समझ जाएगा। तो जब आप स्लैब 4 का डिजाइन करोगे तो उसमें आप बेंडिंग मोमेंट किस पर्टिकुलर केस से निकालोगे बेटा? कि उसको इंटरनल पैनल, इंटीग्रल पैनल, समझ में आ रहा है कि आपको? केस 1 आप यूज करेंगे। ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. चलो अभी आप मुझे बताओ, ये जो आपका 1 स्लैब है वो आपको कैसे दिख रहा है बेटा? स्लैब 1 कैसे दिख रहा है आपको बताइए तो। टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस ऐसे दिख रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए। एडजेसेंट एज है ना बेटा ये दोनों स्लैब के, प्लीज बताओ। Yes. यस, समझ में आ रहा है क्या सभी को? प्लीज बताइए। ये देखो, अगर ये इसका LX है और ये इसका LY है, अगर ये इसका LY है, ये इसका LX है, मैं लिखवा के ही देता हूँ आपको ताकि आपको सब चीजें समझ सके। अभी मेरे अंदाज से लिख रहा हूँ हाँ बेटा, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन किया नहीं है, ये मेरे हिसाब से लिखा जा रहा है सब कुछ। दिस टोटल इज योर LY। ओके, तो चलो ये बात क्लियर है क्या सभी को? प्लीज बता दो। तो देखो दोस्तों, आपने जो चीज यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हो स्लैब 1 के लिए, ओके, स्लैब नंबर 1, तो इसकी दोनों एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इसके आगे कुछ काम है क्या बेटा? No, sir. नो मतलब टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसा कौन सा क्लॉज आपको दिख रहा है यहाँ पे टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस वाला? ये देखो 4 नंबर दिख रहा है। ये दिख रहा है क्या बेटा सभी को? प्लीज बताइए। ओके, सो यहाँ पे आप यूज करेंगे स्लैब नंबर 1 के लिए 4th कंडीशन, दैट इज टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस। बात सही है दोस्तों? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बेटा स्लैब नंबर 2 की, स्लैब नंबर अगर 2 की मैं बात करूं तो स्लैब नंबर 2 किस कैटेगरी का स्लैब है? तो ये भी बेटा है आपका सेम कैटेगरी का। देखो ये देखो ना, ये भी तो लगभग कंटिन्यूअस ही है ना, आधे से ज्यादा डिस्टेंस के लिए। देखो बेटा इस स्लैब में घुस जाएगी ना ये वाली बाजू इसकी, यस और नो? तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है? सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे। मतलब अगेन इट विल बी अ केस नंबर 4 फॉर दिस। आप इसको भी केस नंबर 4 यूज करेंगे। ओके, 4 आपने कर लिया है। अभी आओ बेटा इस पे, स्लैब नंबर 3 पे आओ, स्लैब नंबर 3 पे आओ। तो स्लैब नंबर 3 पे आपको कितनी डिसकंटिन्यूअस एजेस दिख रही है इस स्लैब की? 1 2 और 3, बराबर है? ये चीज क्लियर है सभी को? और समझ लो कि ये LY है। समझ रहे हो बेटा? ये बात अगर समझ लो कि ये LY है, ये जो कंटिन्यूअस एज है आपका, ये आपका है LY। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये देखो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि मैं ये साइन जब यूज करूंगा तो वो डिसकंटिन्यूअस एज के लिए होगा, और जब मैं आपका ये वाला साइन यूज करूंगा दोनों तरफ से तो ये मेरा कंटिन्यूअस एज होगा। ये समझ में आया सभी को? ये चीज में किसी को कुछ डाउट है? तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, स्लैब पैनल नंबर 3 के लिए क्या केस बनेगी। देखो 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, बराबर। तो 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस वाला क्लॉज कौन सा है बेटा? 7 है एक और एक 8 है, दिख रहा है ना? 8 भी है, ध्यान से देखो।
ओके। लेकिन उसमें देखो दो चीजें क्या बताई गई है, वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे एलवाई कंटिन्यूअस है कि नहीं बेटा? Yes, sir. तो एलवाई कौन सा एज है आपका, लॉन्गर है कि शॉर्टर है? लॉन्गर है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे 7। ये चीज क्लियर हो रही है क्या? देखो ध्यान से। और वही आप जब 5 नंबर पे आओगे, 5 नंबर के स्लैब पे आओगे, तो आपको क्या दिखने को मिलेगा बेटा? अगेन 3 एजेस आर डिसकंटिन्यूअस बट एलेक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब शॉर्टर एज कंटिन्यूअस है। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब आप 5 नंबर के लिए 8 नंबर की केस यूज करेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? प्लीज बताइए। Yes, यस, sir. ये चीज क्लियर हो रही है क्या बेटा? स्लैब पैनल को देख के प्लीज बताओ। चीजें क्लियर हो रही है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दैट इज ग्रेट। एक चीज मुझे सिर्फ देखने दीजिए इसमें, टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस। ओके, ये तो चीज हो गई अपनी। 4 नंबर वाला क्लॉज हो गया ना सभी का? कौन सा बच रहा है अभी? 6 बच रहा है। टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस। टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस मतलब केस कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ, 2 सेकंड रुको, अगले इसमें ड्रॉ करके बताता हूँ। एंड टू शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस, टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस, टू शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस। ओके, टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस हो गया। हाँ, चलो 5 और 6 वाली केस देख लो बेटा। ये इसमें नहीं दिखाते आएगी 5 और 6, तो यहाँ अगले स्लाइड में देख लो इसे। ओके, तो अभी ड्रॉ कर दिया है, 2 सेकंड। ये आपको आज टेबल भी समझ गए ना दोस्तों, तो कल से सीधा हम लोग प्रॉब्लम शुरू कर देंगे, फिर आपको ज्यादा दिमागमारी नहीं रहेगी। ये देखो बेटा, समझ लो, ये आपका स्लैब पैनल है कुछ इस तरीके से। ओके, ये सारे के सारे टू वे है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेना, ये दिख तो नहीं रहे है टू वे, लेकिन टू वे है फॉर एग्जाम्पल, समझ लो। ओके, तो बेटा इस तरीके का जो पैनल होगा आपका, अगर आपको कंसिडर करना है बीच वाला पैनल, तो मुझे बताओ ये एलएक्स पे कंटिन्यूअस है कि एलवाई पे? Alex. एलएक्स पे कंटिन्यूअस है, बराबर है ना? तो देखो ध्यान से, तो कौन सी क्लॉज बनेगी यहाँ पे? टू शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस बनेगी या टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस बनेगा? 6 नंबर वाला बनेगा। देखो बेटा ध्यान से, डिसकंटिन्यूअस के बारे में बोला गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस साइड है ना दोस्तों आपकी। यस, ये समझ में आ रहा है क्या? ये तो आपकी कंटिन्यूअस एज है और वो भी शॉर्टर है, तो लॉन्गर एज कैसी हो जाएगी? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी कि नहीं? प्लीज बताइए। तो ये आपका बनता है बेटा इस केस में केस नंबर 6, दैट इज टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस, मतलब उसके आगे कुछ भी काम नहीं होना चाहिए। ये सभी को समझ रहा है प्लीज ऑल पीपल? Yes, sir. यस। हाँ बेटा, केस नंबर 7 सॉरी 5 कैसे होगा फिर? केस नंबर 5 कैसे होगा? टू शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस, मतलब आपका ये जो स्लैब है बेटा, ये जो आपका स्लैब है एलवाई पे कंटिन्यूअस होगा, ये एलवाई पे कंटिन्यूअस होगा। ये क्लियर बात है क्या? बता दो। दिस इज योर एलेक्स। तो शॉर्ट एजेस पे डिसकंटिन्यूअस, मतलब लॉन्ग एजेस पे ये एलवाई है, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन है। तो आपका यहाँ पे बनेगा बेटा केस नंबर 5, टू शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस। ये बात सबको समझ में आई? ओके, तो जब आपको ना सीधा सीधा बोला जाए कि आपका स्लैब पैनल है 4 एजेस पे डिसकंटिन्यूअस, बराबर, मतलब ये आपका रिस्ट्रेंट स्लैब का टाइप हो गया है दोस्तों। इट इज नॉट अ सिंपली सपोर्टेड, ये केस अलग है। केस नंबर 9 और सिंपली सपोर्टेड की केस बहुत अलग है। तो देखो ध्यान से जरा, केस नंबर 9 कैसे होगा? केस नंबर 9 जो होगा आपका, वो इस तरीके का स्लैब होगा, ये सीधा सीधा इस तरीके का इतना ही स्लैब का पैनल होगा, लेकिन कास्टेड इंटीग्रली विद द बीम। ये समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज कॉल्ड एज, ये देखो, ऑल 4 एजेस डिसकंटिन्यूअस,
इट इज नॉट अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। सिंपली सपोर्टेड में आपको सिंपली सपोर्टेड लिख दिया जाएगा। 4 एजेस डिसकंटिन्यूअस, मतलब केस कौन सा यूज करेंगे आप यहाँ पे? केस नंबर 9 टेबल नंबर 26 पे ही रहेंगे आप। समझ में आया सभी को? तो ये दोनों में आपको मैं कल के दिन डिफरेंस बताता हूँ अच्छे से कि 4 एजेस डिसकंटिन्यूअस और सिंपली सपोर्टेड। ये चीज क्लियर हुई क्या सबको? बता दो सबसे पहले। Yes, sir. ओके हाँ। और यहाँ पे देखना 8 वाली केस कैसे होगी बेटा? 8 वाली केस आपकी होगी 7 के एग्जैक्टली उल्टा। 7 के एग्जैक्टली उल्टा। तो आपका 5 नंबर का केस, हाँ बराबर लिख दिया है मैंने, 8 लिख दिया है, 1 हो गया। 2 क्या है? 1 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस। हाँ यहाँ पे एक करेक्शन है बेटा, यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस करना, 1 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस। ये एक करेक्शन कर लो केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में एक करेक्शन कर लो। सबको समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ लो यहाँ पे आपका और एक स्लैब होता दोस्तों 8 नंबर का, 8 नंबर का अगर स्लैब होता तो आपको जो 6 है ना, जो आपका 6 है वो उस कैटेगरी में चले जाता कि 1 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। देखो ये एक ही एज डिसकंटिन्यूअस है बेटा इसका। समझ में आ रहा है सभी को? ये तीनों चीजें क्या है? कंटिन्यूअस है। तो ये कौन सा लॉन्ग है? लेकिन लॉन्ग एज है। तो 6 नंबर का जो स्लैब होगा आपका, 6 नंबर का स्लैब कहाँ पे लिखूं? चलो 6 नंबर का स्लैब होगा आपका केस नंबर 3। और अगर मैंने इसके भी आगे कुछ स्लैब ड्रॉ कर दिया 9 नंबर का, और इसको मैंने अगर LX बोल दिया, तो ये LX मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उस केस में मैं अगर लिखूं इसको 7 नंबर के स्लैब को, तो 7 नंबर में मेरा केस नंबर 2 बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 1 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, सॉरी हाँ डिसकंटिन्यूअस। ये लिख लिया, चेंजेस कर लिया सबने ये चीज? Yes. अपने IS कोड में याद रखना, ये चीज चेंज करना है आपको। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होना ही चाहिए, क्योंकि देखो बेटा क्लॉज के हिसाब से चलना है। तो 2 नंबर 1 शॉर्टेज कंटिन्यूअस लिखा है, तो आगे वाला भी कंटिन्यूअस ही होना चाहिए था। उन्होंने डिस लिखा है, मतलब यहाँ पे डिस होना ही चाहिए। वो करेक्शन में उन्होंने दिया है पहले ही, अमेंडमेंट जो होती है कोड में। तो ये चीज क्लियर हुई सबको? बेंडिंग मोमेंट और स्टेप नंबर 1 वाली क्लियर हुई चीजें? यस Yes, sir. ओके। सो बेटा चलिए, यू कैन लीव द लेक्चर। कल में हम लोग सीधा प्रॉब्लम को स्टार्ट कर देंगे। आज का था आपका डेट 7 जून 2021। किसी को कुछ लेना है क्या? स्क्रीनशॉट वगैरह No, sir. लेना है या नहीं? यस और नो? No. ओके ठीक है। सो यू कैन लीव गाइस।